बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन का चैप्टर नंबर 35 के पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हुए थे। पार्ट 2 में से आगे डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ बी लिम्फोसाइट सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडीज। बेसिकली यहाँ पे जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपके जब एंटीजन एंटर होता है तो किस तरह से बी सेल्स उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई एंटीजन एंटर किया सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि मैक्रोफेजेस ने उस एंटीजन को थोड़ा सा फैगोसाइटोज किया और उस एंटीजन की निशानियां भेज दी बी सेल्स के पास और टी सेल्स के पास और उनको कहा कि जनाब ये एंटीजन आया है, इनके खिलाफ तुम लोगों ने जो करना है कर लो, अपनी जो भी तैयारी करनी है सो कर लो, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस ने फैगोसाइटोज किया और एंटीजन को प्रेजेंट किया बी सेल्स और टी सेल्स के सामने। टी सेल्स उसके खिलाफ, अब उस एंटीजन के खिलाफ टी हेल्पर सेल्स भी बन गए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बन गए, लेकिन टी सेल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बी सेल्स को डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, जब एक बी सेल को पता चला कि यार मेरे वाला खास एंटीजन आ गया है, जिस तरह हमने ये वाला बी सेल रखा हुआ था ग्रीन एंटीजन के लिए, तो जब ग्रीन एंटीजन आया इस बी सेल को पता चल गया यार मेरे वाला एंटीजन आ गया है। इस बी सेल ने क्या किया, लिम्फोब्लास्ट फॉर्म कर दिए। ये बी सेल इलार्ज हुआ, इलार्ज करके लिम्फोब्लास्ट फॉर्म कर दिए, ठीक। कुछ लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट बन जाएंगे और कुछ लिम्फोब्लास्ट वापस बी सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स ने जब एंटीजन को देखा तो लिम्फोब्लास्ट फॉर्म कर दिए। इनमें से कुछ लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट बन गए और कुछ लिम्फोब्लास्ट वापस बी सेल बन गए। अब मैं दोनों को अलग अलग बताता हूँ। जो लिम्फोब्लास्ट तो बन गए ना प्लाज्मा ब्लास्ट ने अपना साइटोप्लाज्म एक्सपेंड किया, फिर प्लाज्मा ब्लास्ट ने मजीद डिविजन्स की, बहुत ज़्यादा डिवाइड किया। प्लाज्मा ब्लास्ट के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोलिफरेट किया। इस तरह से प्लाज्मा ब्लास्ट में चेंजेस आई और ये बन गया प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है, ये बात तो सबको पता है। तो प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी बहुत तेज स्पीड के साथ, हत्ता कि हमने कहा कि 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड प्लाज्मा ब्लास्ट फॉर्म करते हैं। तो इतनी तेजी से, सॉरी प्लाज्मा ब्लास्ट कह रहा हूँ, प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करते हैं। इतनी तेजी से प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर दी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब मैंने बताया था कुछ लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट बने हैं और कुछ लिम्फोब्लास्ट वापस बी लिम्फोसाइट्स बन गए। तो जो वापस बी लिम्फोसाइट्स बने उनका क्या काम है? जो प्लाज्मा ब्लास्ट बने उन्होंने तो प्लाज्मा सेल्स फॉर्म की और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी ना। जो वापस बी लिम्फोसाइट बने ना वो आपके कहलाते हैं मेमोरी सेल्स। होता बेसिकली क्या है, देखें पहले हमने मिसाल के तौर पे ये ऑलमोस्ट 10-12 हमारे पास ऐसे बी सेल्स थे जिन्होंने ग्रीन एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करना था। 10-12 थे हमारे पास, ठीक है। ग्रीन एंटीजन आया, 10-12 ही हमारे पास ये बी सेल्स थे उसके खिलाफ। तो उन्होंने काम किया, ज़रा स्लो काम हुआ, चलो ठीक है, लेकिन काबू कर लिए उन्होंने। अब अगली दफ़ा ये जो बी सेल्स ने लिम्फोब्लास्ट फॉर्म किए, इनमें से काफ़ी सारे लिम्फोब्लास्ट जो हैं वो वापस बी लिम्फोसाइट्स बन गए। अब क्या हुआ है, जब वो वापस बी लिम्फोसाइट्स बन गए तो एज अ रिजल्ट पहले 10-12 थे ना, अब 50-60 बी लिम्फोसाइट ऐसे हो गए हैं जो कि ग्रीन एंटीजन के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये जो 50-60 हो गए हैं जिनको ग्रीन एंटीजन याद है और जिन्होंने कहा था यार हमारी बॉडी में पहले एक दफ़ा ग्रीन एंटीजन आ चुके हैं, अब हम भी ग्रीन एंटीजन के खिलाफ काम करेंगे, इनको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। क्योंकि इनको याद है कि पहले ग्रीन एंटीजन एंटर हुए हैं और उसकी बेस पे ये दोबारा एक ग्रीन एंटीजन के लिए तैयार हैं। इन मेमोरी सेल्स की वजह से जब दोबारा ग्रीन एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देगी उसके खिलाफ, ठीक है। जब तक तो 10-12 थे, पहली दफ़ा एंटीजन एंटर हो रहा है तो जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया उसको हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। अब इन्होंने लिम्फोब्लास्ट फॉर्म कर लिए, बहुत सारे ऐसे B2 बन गए जो कि ग्रीन एंटीजन के लिए तैयार हैं। मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन के बाद दोबारा अगर कभी ग्रीन एंटीजन ने आने की कोशिश की तो अब जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उसको कहेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स वो है जिसमें मेमोरी सेल अभी फॉर्म नहीं हुए, पहली दफ़ा एंटीजन एंटर हो रहा है, इसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स वो है जिसमें मेमोरी सेल्स फॉर्म हो चुके हैं, अब जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी एंटीजन के खिलाफ उसको हम कहेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हम दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते हैं, किस तरह से फ़र्क होते हैं। जाहिर बात है दूसरा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत रैपिड होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। अब वो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। ये देखें, ये उन्होंने ग्राफ शो किया है, यहाँ पे एंटीजन को इंजेक्ट किया गया पहली दफ़ा बॉडी के अंदर, ये हुआ प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहले तो आप देखें ये कितनी देर तक ग्राफ ऊपर उठता ही नहीं है, यानी 10 दिन तक तो कोई सीन बना नहीं ना एंटीबॉडीज़ का। 10 दिन तक तो हम उसको पहचानने में वक्त लगा दिया, प्लाज्मा ब्लास्ट बनाने में वक्त लगा दिया। 10 दिन के बाद जाके कहीं ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ की तादाद बढ़ना शुरू हुई और इतनी ही बढ़ सकी बस, ठीक है। और करके बंदा रिकवर कर गया, ये वापस आ गया। हमने जब ये वापस आ गया हमने दोबारा इंजेक्ट किया। अब जब ये वापस आ गया तो जाहिर बात है इसके अंदर मेमोरी सेल्स वगैरह बन चुके हुए हैं, ठीक है। हमने दोबारा एंटीजन इंजेक्ट किया,
जब दूसरी बार एंटीजन इंजेक्ट किया तो देखने को ये मिला कि इस दफ़ा कोई इंतज़ार नहीं हुआ, बल्कि फौरी तौर पे एंटीबॉडी की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और एंटीबॉडीज़ की तादाद बढ़ भी बहुत ज़्यादा गई। ठीक है, तो एक तो रैपिड रिस्पॉन्स हुआ, दूसरा रिस्पॉन्स हुआ भी बहुत तगड़ा किस्म का। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मेमोरी सेल्स मौजूद थे। अब इस एंटीजन के खिलाफ हमने ज़्यादा तैयारी कर ली हुई है अपनी। ठीक हो गया। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़। अभी तक हमने देखा कि बी सेल्स ने क्या किया, बी सेल्स ने लिम्फोब्लास्ट फॉर्म किए, कुछ लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट बन गए और कुछ लिम्फोब्लास्ट मेमोरी सेल्स बन गए। प्लाज्मा ब्लास्ट ने प्लाज्मा सेल्स फॉर्म किए, एंटीबॉडीज बनाई, और जो मेमोरी सेल्स हैं उन्होंने सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए बहुत तगड़ी तैयारी कर ली। अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज की नेचर क्या है। एंटीबॉडीज बेसिकली गैमा ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने बताया हुआ है 160,000 से 970,000 के बीच में होता है और 20% प्लाज्मा प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये बिल्कुल इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, जो अभी तक मैंने बातें बताई थी। आगे देखें, हर एंटीबॉडी के अंदर लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स और हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक हो गया। नंबर ऑफ लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये चीज़ तो हमेशा ऐसी ही होगी, ये तो हमने याद कर ली। ठीक है, कम से कम एक एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हैवी चेन्स और 10 लाइट चेन्स होती हैं। ठीक हो गया। अब एक और पॉइंट देखें, ये जो लाइट चेन्स और हैवी चेन्स हैं ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, तो कम से कम 2 पेयर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेयर्स होंगे। समझ आ गई यहाँ तक तो बात। अब ये बेसिकली होता किस तरह से है, ये देखिएगा। ये आपके पास एक हैवी चेन है, ये दूसरी हैवी चेन है। ठीक हो गया। ये एक लाइट चेन, ये दूसरी लाइट चेन। तो हमने देखा कि ये 2 हैवी चेन हैं इसके पास और 2 लाइट चेन हैं। तो ये एक हैवी चेन लाइट चेन पेयर फॉर्म हो गए, दूसरा हैवी चेन लाइट चेन पेयर फॉर्म हो गया। तो यानी इसमें 2 पेयर्स हैं, हैवी चेन लाइट चेन पेयर। ये जो ऐसा पेयर होता है इसको हम नाम देते हैं हैवी लाइट पेयर। पेयर को क्या नाम देते हैं? हैवी लाइट पेयर। गुड हो गया। अब इसमें देखें, ये वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे ये हैवी और लाइट दोनों, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं वेरिएबल पोर्शन। ठीक है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन। ये जो वेरिएबल पोर्शन है ये हर एंटीजन का फर्क होगा। समझ आ गई बात की? देखिए, एक एंटीजन है, ये यहाँ पे सिर्फ ये, बल्कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, सॉरी, वेरिएबल पोर्शन हर एंटीबॉडी का फर्क होगा। हम एंटीबॉडी को स्टडी कर रहे हैं ना। ये देखें, ये 20 सेल्स पे मुख्तलिफ तरह की एंटीबॉडीज लगी हुई हैं। ठीक है। हर एंटीबॉडी में नीचे वाली डंडी तो सेम है, लेकिन जो ऊपर वाली जगह है ना, जिसने एंटीजन को पहचानना है, वो देखें, इसमें स्क्वायर है, इसमें सेमी सर्कल है, इसमें ट्रायंगुलर है। तो आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल पोर्शन है वो फ़र्क है और कांस्टेंट पोर्शन सबका सेम है। तो मुख्तलिफ एंटीजन्स के खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं उन्होंने मुख्तलिफ वेरिएबल पोर्शन रखे हुए होते हैं। हमें पता है कि अगर आपके पास कोई 100 तरह की एंटीबॉडीज हैं तो हर तरह की एंटीबॉडी का वेरिएबल पोर्शन फर्क होगा, कांस्टेंट पोर्शन सेम भी हो सकता है। तो वेरिएबल पोर्शन डिटरमिन कर रहा होता है कि इस खास एंटीबॉडी ने कौन से एंटीजन के खिलाफ काम करना है। अगर तो वेरिएबल पोर्शन ग्रीन, ये वाला, ये देखे ना, सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर एंटीजन के खिलाफ काम करेगा। अगर वेरिएबल पोर्शन यूं स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीजन के खिलाफ काम करेगा। तो वेरिएबल पोर्शन ही डिटरमिन करता है कि ये वाली एंटीबॉडी कौन से एंटीजन के खिलाफ काम करेगी। और कांस्टेंट पोर्शन क्या डिटरमिन करता है? कांस्टेंट पोर्शन सादी एंटीबॉडी की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन कर रहा होता है, यानी इसकी टिश्यू में से डिफ्यूजिटिविटी कितनी है, इसकी अटैचमेंट की एबिलिटी कितनी है। बस ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कांस्टेंट पोर्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और जो अच्छा, अब ये देखें, यहाँ जो ना डायग्राम बनाई है, इसमें ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। ठीक। अब इसमें ये और ये ऊपर वाला वेरिएबल पोर्शन और ये नीचे वाला कांस्टेंट पोर्शन। एंटीबॉडी का कौन सा पोर्शन एंटीजन के साथ अटैच होगा? वेरिएबल पोर्शन। जाहिर सी बात है, क्योंकि वेरिएबल पोर्शन ही एंटीजन के लिए खास तौर पे होता है ना, तो वेरिएबल पोर्शन अटैच होगा, कांस्टेंट पोर्शन वैसे ही है। जिस तरह एंजाइम में आपको याद होगा एक्टिव साइट होती है और एक उसकी बॉडी होती है ना, ग्लोबुलर। तो समझ लें कि एंटीबॉडी की जो एक्टिव साइट है ना, वो इसका वेरिएबल पोर्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आगे हम चलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ की तरफ। ये जो मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी किस चीज़ पे बेस कर रही है? वेरिएबल पोर्शन पे। क्योंकि उनके मखसूस स्पेसिफिक वेरिएबल पोर्शन हैं, इसलिए मखसूस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही वो काम कर सकते हैं। अब होता बेसिकली क्या है
जिस तरह का वेरिएबल पोर्शन होता है उसी तरह के एंटीजन के साथ वो अटैच हो पाता है। तो जो वेरिएबल पोर्शन है उसके एंटीजन के साथ खास बॉन्डिंग होती है। देखिए हमने जिस तरह एग्जांपल दी थी, अभी पीछे हमने कुछ एंटीबॉडी स्टडी की हैं, मैं ये आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये वेरिएबल पोर्शन है सर्कुलर और इसका भी वेरिएबल पोर्शन है सर्कुलर। तो अगर सर्कुलर एंटीजन आएगा तो वो इसके अंदर परफेक्टली फिट होगा और बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। हाँ, अगर स्क्वायर एंटीजन आ गया है तो वो तो इसमें फिट नहीं हो सकेगा, वो किसी और एंटीबॉडी में फिट हो जाएगा। चलो जी, एक और एंटीबॉडी है जिसका यूं ये ऐसे करके इसका वेरिएबल पोर्शन था, ठीक है, ये आके इसके अंदर फिट होगा। तो जो जिस शेप का होता है ना उसी के अंदर प्रॉपर बॉन्ड्स बन पाते हैं। हकीकत में ऐसे शेप तो नहीं मौजूद होती, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जाता है। हकीकत में ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन, जनाब बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है इनकी, तो ये अटैच हो जाएगा। हकीकत में क्या होगा कि इस वाली की इसमें बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी और इसमें बॉन्डिंग नहीं हो सकेगी। तो यही होता है बेसिकली आपके पास जब जिस एंटीबॉडी ने जिस एंटीजन के लिए अपने वेरिएबल पोर्शन को तैयार किया हुआ है, जब वो वाला एंटीजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी और हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग फॉर्म होगी, एनिक अट्रैक्शंस फॉर्म होंगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस फॉर्म होंगी, मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान। ठीक हो गया। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो इनके दरमियान अफिनिटी है, इसके लिए एक हमारे पास अफिनिटी कांस्टेंट की एक इक्वेशन है। उसमें अफिनिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन। अगर तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं तो हम कहेंगे कि इनका अफिनिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा हैं, यानी कि 100 बॉन्ड्स बन रहे हैं और एंटीजन एंटीबॉडीज हमारे पास कुछ 200 हैं, तो हम कहेंगे यार अफिनिटी कांस्टेंट तो बहुत थोड़ा सा ही है। और अगर एंटीजन एंटीबॉडीज 50 हैं और 100 बॉन्ड बन रहे हैं, हम कहेंगे यार क्या बात है, एफिनिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ये तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर किस तरह से वेरी करते हैं वो तो आपको बड़ी जनरल सी चीज है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है 5 जनरल क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, एंटीबॉडीज की 5 जनरल क्लासेस हैं, इस पे 5 नाम है, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE। IG सब में सेम है, बाकी जो आगे अल्फाबेट आ रहा है वो बेसिकली ये है GAMED, गेम्ड। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिए सारे, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन, तो ये बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन M है, इम्यूनोग्लोबिन G है, इस तरह से है। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी इनमें से ये 5 है ना, इनमें से 3 की थोड़ी सी डिटेल उन्होंने यहाँ गाइड में लिखी हुई है। उन्होंने बताया है कि 75% एंटीबॉडीज जो होते हैं ना वो तो होते हैं IgG टाइप के। पहले तो ये बात उन्होंने बता दी ना कि 75% जो होते हैं वो IgG टाइप के। तो सबसे कॉमन कौन सा एंटीबॉडी है? इम्यूनोग्लोबिन G या IgG। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि आपके पास जो IgE है ना, ये आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें IgE इन्वॉल्व होता है। और तीसरी चीज उन्होंने IgM के बारे में बताई है कि IgM इतना एक्सटेंसिव है कि 10 बाइंडिंग साइट्स इसके पास होती हैं, यानी कि 10 हेवी लाइट पेयर्स होते हैं IgM में। और जब प्राइमरी रिस्पांस होता है, यानी जब पहली दफा कोई एंटीजन एंटर होता है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं उनमें IgM काफी ज्यादा बनाया जा रहा होता है, क्योंकि IgM बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि जाहिर बात है इसके पास 10 वेरिएबल साइट्स हैं या 10 इसके पास वो हैं बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्या क्या इन 5 टाइप में से हमने 3 टाइप को डिस्कस किया। IgM के बारे में हमने बताया कि इसके ऊपर 10 हेवी लाइट पेयर होते हैं। IgG के बारे में हमने बताया कि बहुत अबंडेंट है, 75% होता है। और IgE के बारे में हमने बताया कि ये एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। बाकी दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया हमने। ठीक हो गया। फिर आगे आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये किस तरह से एक्ट कर रही होती हैं? बेसिकली 2 तरह से ये काम कर रही होती हैं। नंबर 1 इन्वेडर पर डायरेक्टली अटैक करके, और नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके। अब हम दोनों तरह को पढ़ेंगे कि इन्वेडर को अटैक करके क्या काम कर सकती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किस तरह से कर सकती है। सबसे पहले आते हैं इन्वेडर को अटैक करके क्या कर सकती हैं। हमने ये देखा, अच्छा ये देखें, अगर एंटीबॉडी के पास 2 बाइंडिंग साइट्स है ना, तो वो एट अ टाइम 2 एंटीजन्स को जुड़ जाएगी। तो ये देखें, ये जो रेड कलर की हैं ये एंटीबॉडीज हैं और ये पिंक वाली एंटीजन्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को जुड़ गई, ये एंटीबॉडी इन दोनों एंटीजन को जुड़ गई। तो ये एक नेटवर्क सा फॉर्म होता जाएगा और एंटीजन एंटीबॉडीज के मिलते जाएंगे, क्लस्टर बनते जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ 4 तरह के काम ये कर सकती हैं एंटीबॉडीज आपके पास डायरेक्ट अटैक में। नंबर 1 तो एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होगा कि सारे पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एक क्लम्प फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और फिर बॉडी इस क्लम्प के खिलाफ रिएक्ट करेगी। नंबर 2 प्रेसिपिटेशन।
इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन आपकी बॉडी में सॉल्युबल थे उनको जब ये मिल गया तो ये जब एंटीजन एंटीबॉडी अटैच होना शुरू हो गए तो ये इनसॉल्युबल हो गए, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक। नंबर 3 एंटीबॉडीज क्या कर सकती हैं कि एंटीजन की टॉक्सिक साइट्स को कवर कर लें और उनको काम ही ना करने दें। ठीक हो गया, उनको उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें। और नंबर 4 ये एंटीबॉडीज क्या कर सकती हैं कि कभी कभी तो ये लिसिस भी कर सकती हैं, यानी कि एंटीजन का ब्रेक डाउन भी कर सकती हैं। तो एंटीबॉडीज डायरेक्ट अटैक से 4 तरह के काम कर सकती हैं। एग्लूटिनेशन कॉज करवा सकती हैं, प्रेसिपिटेशन करवा सकती हैं, न्यूट्रलाइजेशन करवा सकती हैं और लिसिस करवा सकती हैं। इन 4 तरह की चीज़ों के लिए मैं जो निमोनिक यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा कि जो आपके पास एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाती हैं। ठीक है, P फॉर प्रेसिपिटेशन, L फॉर लिसिस, A फॉर एग्लूटिनेशन, N फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। हमने कहा था एंटीबॉडीज 2 तरह काम कर सकती हैं, डायरेक्ट अटैक से और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बेसिकली होता क्या है। अच्छा, होता पता बेसिकली क्या है, जब कोई एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है ना, तो इस एंटीबॉडी का वेरिएबल पोर्शन तो अटैच हो गया, अलबत्ता इसके कांस्टेंट पोर्शन में एक ऐसी चेंज आती है कि वो एक एंजाइम को अटैच कर लेता है अपने साथ। वो एंजाइम कौन सा है? बेसिकली प्रो एंजाइम है C1। ठीक, इस प्रो एंजाइम C1 को अटैच करने से एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एक क्लासिकल पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, बेसिकली एंटीबॉडी के कांस्टेंट पोर्शन पे एक रिएक्टिव साइट थी। जब एंटीबॉडी का वेरिएबल पोर्शन किसी एंटीजन के साथ अटैच हो गया, यानी जब एंटीबॉडी एक्शन में आ गई, तो ये जो कांस्टेंट पोर्शन पे रिएक्टिव साइट थी, ये रिएक्टिव साइट एक्सपोज हो गई। इस रिएक्टिव साइट पे आके ये C1 अटैच हो गया। इस C1 के अटैच होने से जनाब पूरा एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो रिएक्शन किस तरह से स्टार्ट होगा वो हम देखते हैं। ये देखें, C1 एक्टिव अटैच हो गया, इसको हमने कह दिया C1 डैश। ठीक है, इस C1 डैश ने C4 और C2 को आपस में रिएक्ट करवाया। C4 और C2 के रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बना? C42 डैश और C4A। C4A एक प्रोडक्ट आ गया। C42 डैश ने क्या किया? C42 डैश ने C3 को रिएक्ट करवाया। C3 से क्या बना? C3B डैश और C3A। इसी तरह C3B डैश ने क्या करवाया? C5 को रिएक्ट करवाया। C5 से क्या बना? C5B डैश, C5A। बड़ा सिंपल सा है, देखा C3 से भी यही बना था, C3B डैश और C3A। C5 से भी यही बना, C5B डैश और C5A। अलबत्ता C42 से चूंकि ये 2 थे तो C42 डैश बन गया और C4A। ये A जो है ना, ये तीनों में कॉमन बन रहा है, ये आप देख लें। और इनको हम साइड पर करते जाएंगे, ये आगे कहीं पे यूज भी नहीं हो रहा इस चेन में। ठीक है, अब जो C5B डैश है ये C6 और C7 को रिएक्ट करवाएगा और बन जाएगा C5B67 डैश। C5B67 डैश C8 और C9 का रिएक्शन करवाएगा और क्या बन जाएगा? C5B6789 डैश। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टोटल चीज़ें तो हमें मिली हैं जो आगे कहीं पे यूज़ नहीं हुई, वो एक ये यूज़ नहीं हुआ और ये तीनों C4A, C3A, C5A, ये तीनों भी आगे कहीं पे यूज़ नहीं हो रहे। ठीक है, बाकी तो हम देख रहे हैं ना कहीं आगे यूज़ हो ही रहे हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और B और D भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, C1 से लेके C9 तक और B और D। ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था, इन्यूमरेट किया हुआ था, C1 से लेके C9 तक और B और D, ये सारे इस रिएक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और रिजल्ट्स में क्या बन रहा है हमारे पास? C4A, C3A, C5A और CB। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। फसाद की जड़ क्या है? मतलब ये सारा रिएक्शन शुरू कहाँ से हुआ? जब C1 एंटीबॉडी के कांस्टेंट पोर्शन में रिएक्टिव साइट पे अटैच हो गया था। यहाँ से ये काम शुरू हुआ और करते करते इतना सारा कुछ बन गया, इतनी सारी प्रोडक्ट्स बन गई। ये जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ये प्रोडक्ट्स क्या करती हैं ये हम देखते हैं अब। ठीक हो गया। सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन इन फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है एंटीजन को पहचानना, और फैगोसाइटोसिस का आपको पता है एंटीजन को पहचानना और फैगोसाइटोसिस करना, जो कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस कर रहे होते हैं। ये काम कौन करवा रहा है? C3B, जो आपके पास ये बन रहा है, यहाँ पे ये बना ना C3B, ये इसने करवाया ऑप्सोनाइजेशन इन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब हकीकत में तो देखे ना, एंटीबॉडी ने एक तो डायरेक्ट अटैक किया था, दूसरा एंटीबॉडी ने इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को चालू कर दिया। तो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी हकीकत में तो एंटीबॉडी की मरहूने मिलत है ना, एंटीबॉडी के काम करने की वजह से वो सारे फॉर्म हुए हैं। एंटीबॉडी के कांस्टेंट पोर्शन में C1 लगा तो ये सारे फॉर्म हुए हैं ना।
अच्छा, अब आगे देखिए हुआ क्या। सी बी ने पहले क्या किया, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, एक चीज हो गई। दूसरा ये जो एंड में बना था ना C5B6789 इसने करवाया आपके लिसिस, यानी कि जो एंटीजन है उनके सेल्स की मेम्ब्रेन को रप्चर करवाया और उनके सेल्स को ब्रेक किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ठीक हो गया। उसके अलावा हम कहते हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एग्लूटिनेशन भी कॉज करवा रही होती हैं, ठीक हो गया। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरसेस भी कॉज करवा रही होती हैं, गुड हो गया। ये दो काम तो एंटीबॉडीज डायरेक्टली भी कर रही होती हैं, अलबत्ता यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एंटीबॉडी डायरेक्टली भी ये दोनों काम कर रहे थे। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोडक्ट्स भी ये काम कर रही हैं, गुड हो गया। फिर एक कीमोटैक्सिस, यानी कि जो आपके सेल्स हैं जिनको हमने यहाँ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करना है वो काम भी ये करती हैं। कौन? इनमें से ये जो C5A है, C5A एक प्रोडक्ट बनी थी ना, ये C5A कीमोटैक्सिस ऑफ WBCs करती है, WBCs को इधर बुलाती भी है। और ये जो C3A 4A 5A ये तीनों मिलके एक कॉमन काम भी करते हैं, और वो कॉमन काम क्या है, मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स को एक्टिवेट भी करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टामिन हेपेरिन वगैरह प्रोड्यूस हो सके, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, सारा कुछ होगा, ठीक है। तो उसके अलावा एक और फंक्शन है और वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी कॉज कर रहे हैं। वैसे इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हमने देख लिया कि जाहिर सी बात है जब उसने बेसोफिल्स को और मैस्ट सेल्स को एक्टिवेट कर दिया तो ये भी हो ही जाएगा। इसमें तीन तरह के काम हो रहे हैं, ये तीन तरह के काम हम इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर एक, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। नंबर दो, कैपिलरी लीकेज इंक्रीज कर देते हैं। और नंबर तीन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन्स को कोएगुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये आपने वॉल ऑफ इफेक्ट में पढ़ा था ताकि जो बैक्टीरिया वो आगे ना बढ़ सके। उसके अलावा यहाँ पे कोएगुलेशन हो गई, ठीक हो गया। तो एंटीबॉडीज ने जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोडक्ट्स बनी हैं उन प्रोडक्ट्स ने ये सारे काम किए, ऑप्सोनाइजेशन करवाई, लिसिस करवाया, एग्लूटिनेशन करवाया, न्यूट्रलाइजेशन करवाई, कीमोटैक्सिस किया, एक्टिवेशन की। ये सारे काम आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोडक्ट्स कर रही हैं, और इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को स्टार्ट करने वाला एंटीबॉडी है। अच्छा, ये जो आपके पास 7 इफेक्ट्स हैं इनके लिए एक निमोनिक है, और वो है कि हमारी बॉडी बताती है कि जनाब ये हमारा अपना ही LOC है। क्या बताती है? ये हमारा अपना ही LOC है, LOC। ये सारे अल्फ़ाबेट्स आप देख लें, अपना ही LOC, और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे इनके खिलाफ आपको समझ आ जाएगी, खुद ही आप समझ जाएंगे। बाकी डिटेल में वैसे निमोनिक की वीडियो में बताऊंगा। आगे आती है स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ T लिम्फोसाइट सिस्टम, एक्टिवेटेड T सेल्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें बेसिकली क्या है, रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड T सेल्स फ्रॉम लिम्फोइड टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था किस तरह से B सेल्स जो थे उन्होंने लिम्फोब्लास्ट फॉर्म किए थे, मेमोरी सेल्स फॉर्म किए थे। अब हम थोड़ा सा T सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई T सेल्स में क्या होता है। पहली तो बात सीधी सी है, बीटा सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स फॉर्म किए थे जहां से एंटीबॉडीज बनी थी। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज का तो कोई चक्कर नहीं होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली जो फॉर्म होंगे वो एक्टिवेटेड T सेल्स ही फॉर्म हो रहे होंगे। ये जो T सेल्स होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, फिर कैपिलरी से ब्लड से निकल आते हैं, फिर दोबारा लिम्फ में चले जाते हैं, लिम्फ वापस ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड और लिम्फ के दरमियान ये सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से कुछ B सेल्स आपके पास स्टोर हो गए थे एज मेमोरी सेल्स, तो कुछ T लिम्फोसाइट्स को भी हम T लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये भी आपकी बॉडी की मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर हो जाते हैं ताकि अगर आइंदा कोई आए तो हमारे पास T सेल्स भी ऐसे हों जो कि उस एंटीजन को फौरन पहचान सकें और फौरन अपना एक्शन स्टार्ट कर सकें, ठीक हो गया। अब आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। होता है बेसिकली, इसका क्या मतलब है? बात यह है कि जब कोई एंटीजन एंटर होता है ना, T लिम्फोसाइट्स उस एंटीजन को खुद से पहचान भी नहीं पाते, T लिम्फोसाइट खुद से एंटीजन को ढूंढ भी नहीं पाते। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ एंटीजन को लेकर जाते हैं T सेल्स के पास और जाके कहते हैं भाईजान ये आपका एंटीजन है। T सेल कहते हैं नहीं, दूसरे के पास भाईजान ये आपका एंटीजन है। इस तरह से इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एंटीजन लेकर जाना पड़ता है T सेल्स के पास। T सेल्स खुद नहीं ब्लड में ढूंढते एंटीजन है या नहीं। T सेल्स बड़े आसानी से ना आराम से देख लेते हैं कि यार किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे कोई ऐसा एंटीजन तो नहीं लगा हुआ जिसके खिलाफ मैंने एक्शन करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ T सेल्स को बताया हुआ है कि जनाब एंटीजन नंबर 45 के खिलाफ आपने काम करना है, वैसे मिसाल दी है। कोई पर्टिकुलर एंटीजन है, एंटीजन नंबर 45। अब एंटीजन नंबर 45 एंटर हो गया तो T सेल्स ने तो नहीं ढूंढना उसको। हाँ, अगर कोई और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन नंबर 45 को अटैच कर ले और करके ला के दिखाए भाईजान T सेल ये देखो, तो T सेल कहेगा अच्छा अच्छा ये तो मेरे वाला ही है। या कोई बीटा सेल काम कर रहा है एंटीजन 45 के खिलाफ, तो बीटा सेल T सेल बीटा सेल के ऊपर देख लेता है कि यार आजकल बीटा सेल किसके खिलाफ काम कर रहा है। अगर तो बीटा सेल एंटीजन 45 के खिलाफ काम कर रहा है तो T सेल कहेगा अच्छा ये तो मेरे वाला एंटीजन भी है, ठीक है। तो मुख्तलिफ
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिनके ऊपर टी सेल देखते हैं, ना टी लिम्फोसाइट खुद से ब्लड में नहीं ढूंढ सकते एंटीजन को। तो टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजन ओनली व्हेन दे आर बाउंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स या MHC प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट सेल्स। अच्छा, अब ये कौन कौन से होते हैं? या तो वो जो एंटीजन 45 है उसके खिलाफ मैक्रोफेजेस काम कर रहे हो तो टी सेल पहचान लेंगे एंटीजन 45 को, बी लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हो तो टी सेल पहचान लेंगे, इसी तरह डेंड्रिटिक सेल्स काम कर रहे हो तो टी सेल्स पहचान लेंगे। डेंड्रिटिक सेल सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ है, सबसे ज़्यादा पोटेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, ये बेसिकली अगर हम डायग्राम से देखें ना तो हमें बात समझ में आ जाएगी। ये टी सेल के ऊपर ना ये रिसेप्टर था, गोल टी सेल रिसेप्टर, जिसने एंटीजन को ढूंढना था। लेकिन इस रिसेप्टर के अंदर एंटीजन खुद से तो नहीं आके लगता ना, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, ये पहले एंटीजन को पकड़ता है, फिर एंटीजन को पकड़ के टी सेल रिसेप्टर पे लाके लगाता है। अगर तो ये वाला एंटीजन इस टी सेल का हो, यानी अगर तो ये एंटीजन 45 ही है, तो फिर ये टी सेल रिसेप्टर इस टी सेल को बताएगा, ओ भाई हमारा एंटीजन आ गया है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने हमारा एंटीजन ले आया है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या काम है? जो भी एंटीजन आ रहा है उसको अटैच करता है और अटैच करके जाके टी सेल को दिखाता है, भाईजान आपका एंटीजन तो नहीं, भाईजान आपका एंटीजन तो नहीं। कोई ना कोई टी सेल होता है जो कहता है हाँ हाँ ये तो मेरा एंटीजन है। समझ आ गई बात की। अब कुछ ये जो है ना कि मेजर MHC सेल्स हैं या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स हैं, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 प्रोटीन्स। तो ये 1 और 2 का क्या फ़र्क है? ये जो MHC1 प्रोटीन्स हैं ये प्रेजेंट करती हैं एंटीजन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के सामने, और ये जो MHC2 प्रोटीन्स हैं ये प्रेजेंट करती हैं हेल्पर टी सेल्स के सामने। यानी MHC ने भी अपने काम को डिवाइड कर लिया है। आधों ने कहा कि यार हम एंटीजन को सारे साइटोटॉक्सिक टी सेल को दिखाएंगे, भाईजान एंटीजन ये है, एंटीजन ये है। और आधों ने कहा कि चलो ठीक है हम हेल्पर टी सेल्स को एंटीजन दिखाएंगे, भाईजान ये एंटीजन आया, ये एंटीजन आया है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो इस तरह से इट वाज वेरी सिंपल। उसके बाद आता है सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स एंड देयर डिफरेंट फंक्शंस। टी सेल्स के जो 3 टाइप्स है और उनके फंक्शंस के चैप्टर की पार्ट 3 की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।